सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा और आज हम चर्चा करने वाले हैं नाटक पर, जिसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नाटक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब इन तत्वों पर भी हम दो प्रकार से चर्चा करेंगे, जिसमें एक तो हैं प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार और दूसरे हैं आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार। दोनों ही प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं। और वैसे तो ये हमारे स्नातक के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सीधे सीधे है, लेकिन फिर भी तीनों ही वर्षों के विद्यार्थियों के लिए इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। जब हम काव्य के भेदों की चर्चा करते हैं तो हम दो प्रकार के काव्य देखते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो आज का हमारा जो विषय नाटक है, उसकी गिनती दृश्य काव्य में की जाती है। दृश्य काव्य क्यों? वैसे तो ये दृश्य श्रव्य दोनों के अंतर्गत आना चाहिए था, लेकिन इसे दृश्य काव्य का भेद माना जाता है क्योंकि दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से हम इसके सार तत्व को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। और यदि हम इसका प्राचीनतम वर्णन देखें या इसका काव्यशास्त्रीय व्याख्या जिसे कह सकते हैं हम, वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलती है, जो कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी हैं और दूसरी सदी ईस्वी जो है इनका समय है। और इनका प्रमुख ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने नाटक के बारे में, नाटक के तत्वों के बारे में, नाटक का तात्विक विवेचन, इन सभी पर चर्चा की है। इसके अलावा अग्नि पुराण में हम देखते हैं दृश्य काव्य रूपक के उन्होंने 27 भेद किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं नाटक, प्रकरण, डिम, इहा मृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अंक, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक और विलासिका। वैसे ये सभी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ नाटक है, इसलिए सिर्फ उसी की चर्चा होगी। अब हम चलते हैं नाटक की परिभाषा की ओर, जो सर्वमान्य परिभाषा है और बहुत प्रमुख है। और परीक्षा में आपको यदि नाटक के बारे में कुछ भी आता है, चाहे वो तात्विक विवेचन पूछे जाएं, उसके तत्व पूछे जाएं, या जो भी किसी नाटक को लेकर के उसका तात्विक विवेचन करवाया जाए, तो उसमें आपको ये परिभाषा जरूर लिखनी होगी। वो बाबू गुलाब राय जी की परिभाषा है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाना ही नाटक कहलाता है। यानी एक प्रकार से उन्होंने ये बताया कि जो मंच पर अभिनय करने वाले जिसमें पात्र हों, शब्दगत जिसमें संकेत हों, जिसमें किसी न किसी के जीवन की अनुकृति की जाए, वह नाटक कहलाता है। तो नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखा जाता है कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। नाटक का प्रमुख उपादान है उसकी रंगमंचीयता, और एक यही ऐसा तत्व है जो उसे कहानी से या उपन्यास से अलग करता है। हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास वास्तव में आधुनिक काल से होता है, जहाँ पर हम भारतेंदु युग को पढ़ते हैं, जहाँ से गद्य का आविर्भाव होता है और वहीं से जो है नाटकों का विकास देखने को मिलता है। और भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु जी द्वारा लिखे हुए 17 नाटक, जिसमें कुछ अरुदित हैं और कुछ मौलिक हैं, हाँ, यहीं से हमें नाटक, हिंदी साहित्य के अंदर नाटक का प्रादुर्भाव मिलता है। और इससे पहले संस्कृत या बांग्ला साहित्य जो है, जिसका अनुकरण हम करते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, उनमें नाटकों की परंपरा मिलती है। तो भारतेंदु जी से पूर्व भी कुछ नाटक लिखे गए, जो कि पौराणिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों को लेकर रचे गए थे। और 17वीं 18वीं में रचे गए कुछ नाटक भी कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, हनुमान नाटक के बारे में या समय सार के बारे में। तो ये 2-3 नाटक आपको आने चाहिए जो कि भारतेंदु युग से पूर्व के नाटक हैं, तो इनकी भी चर्चा यहाँ करनी आवश्यक थी। हृदय राम जी ने लिखा है हनुमान नाटक और बनारसी दास जी ने लिखा है समय सार। इन दो नामों के बारे में बहुत बार परीक्षा में चर्चा हुई है, इसलिए हम भी इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। वैसे इनका विस्तार रूप में कभी भी नहीं पूछा गया, लेकिन जब भी हम नाटक के संबंध में किसी प्रश्न की चर्चा करते हैं तो भूमिका में आपको ये बताना पड़ेगा कि नाटक क्या है। चाहे वो कोई भी बिंदु ले लीजिए, आप नाटक ले लीजिए, कहानी ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए। अगर किसी का तात्विक विवेचन आता है तो सर्वप्रथम उसकी परिभाषा और फिर उस परिभाषा की व्याख्या, ये तो आपको करनी ही होती है। आइए अब बात करते हैं नाटक के तत्वों के ऊपर। हम दो दृष्टियों से यहाँ पर चर्चा करेंगे, एक तो प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार और दूसरा आधुनिक काव्यशास्त्र के अनुसार। दोनों ही दृष्टियों से देख लें तो काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि आधुनिक दृष्टि जो है वो थोड़ी सी विस्तृत हो गई है, परंतु भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार भी अगर हम देखें
तो भी उन मुख्य बिंदुओं को ले लिया गया जो नाटक में होना जरूरी थे। सबसे पहली बात है वस्तु। प्रथम तत्व, सर्वप्रमुख तत्व जो है वो वस्तु माना जाता है, और वस्तु वही है जो आधुनिक नाटकों में जिसे हम कथा वस्तु कहते हैं, और वो 3 मुख्य प्रकार से हो सकती थी। सबसे पहली थी प्रख्यात। प्रख्यात यानी ऐसी कथा जो प्राचीन व पौराणिक व्यक्ति के संबंध में हो और उसका पूरा कथानक हो, यानी प्राचीन में चली आ रही हो या मिथकों द्वारा सुनी जाती हो, पौराणिक हो, वह प्रख्यात कहलाती है। नाम से ही पता चलता है। दूसरी जो कथा थी यानी कथानक का जो दूसरा प्रकार है वह है उत्पाद्य। इसके अंतर्गत कवि की कल्पना द्वारा नाटक का कथानक तैयार किया जाता है, यानी पूरी की पूरी कथा जो है वो काल्पनिक होती है, उसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं होता। जो प्रख्यात चली आ रही है वो प्राचीन होगी तो हो सकता है ऐतिहासिक भी हो सकती है और पौराणिक भी हो सकती है, यानी मिथकीय भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। लेकिन जो उत्पाद्य कथा है वो पूर्णतः कल्पना पर ही आधारित होती है, यानी उसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं होता। तीसरा जो है इन दोनों का मिश्रित रूप है वह मिश्र कथा कहलाती है। ये प्रख्यात और उत्पाद्य के मिश्रण से बनती है और नाटककार अपने नाटक का कथानक जब तैयार करता है, मिश्रित कथानक को जो होता है वो इन दोनों के मिश्रण से तैयार होता है, जिसमें कुछ बातें तो ऐतिहासिक या पौराणिक होती है और कुछ नाटककार स्वयं अपनी कल्पना के द्वारा उसमें जोड़ देता है। इसके अलावा यदि वस्तु जो है कथा वस्तु जिसे हम कह सकते हैं, उसमें प्रयोजन सिद्धि के कुछ उपाय होते हैं जो कथा वस्तु को आगे की ओर बढ़ाने के सहायक होते हैं, उसे कहा जाता है अर्थ प्रकृति। वैसे तो हम इस अर्थ प्रकृति की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे बहुत विस्तार से। अर्थ प्रकृति और संधि और कार्यावस्था, ये 3 चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी वस्तु की चर्चा होगी यानी कथा वस्तु की चर्चा होगी तो आपको पता होना चाहिए अर्थ प्रकृति कथा वस्तु के संबंध में है। और ये इसके 4 प्रकार होते हैं। बीज जो कथा का मूलाधार है, बिंदु जो प्रसंग चलता है, पताका जो एक प्रधान कथा के रूप में साथ साथ चलती है, और प्रक्रिया जो प्रधान कथा के साथ एक गौण कथा के साथ चलती है। बीज यानी कथा जहां से शुरू हो गई है ना, बिंदु जहां से कोई प्रसंग शुरू होता है, और पताका जो मूल प्रधान कथा है जिसको लेकर पूरी की पूरी कथा वस्तु रची जा रही है वो पताका चलेगी। और सिर्फ प्रधान कथा ही नहीं चलती, उस प्रधान कथा के साथ कई गौण कथाएं भी चलती है। यदि हम रामचरितमानस की चर्चा करें तो राम और सीता की जो कथा चल रही है उसके साथ साथ कई बाली सुग्रीव की कथा भी साथ में चल गई, या विभीषण की कथा भी साथ में चल जाती है, या शबरी की कथा भी साथ में चलती है, जटायु की कथा साथ में चलती है। तो ये सभी गौण कथाएं हैं जो यानी प्रक्रिया कहलाएंगी, जो कि पताका के साथ साथ चलती हैं। अब अगला तत्व है नेता, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 4 प्रमुख तत्व बताए थे, वस्तु, नेता, रस और अभिनय। अब हम दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, नेता की। नेता यानी नायक, जो उस कथा वस्तु का नायक है वह नेता है। तो उसके विषय में भी निम्नलिखित गण की अनिवार्यता मानी जाती है। जैसे या तो वो धीरोदात्त होना चाहिए यानी कि उदार चरित्र वाला, जैसे रामचरितमानस में श्री राम का वर्णन है, या धीर ललित होना चाहिए यानी कला प्रेमी, जैसे हम कृष्ण कथा में श्री कृष्ण को देखते हैं। तीसरा धीर प्रशांत यानी वो शांत व्यवहार वाला, संतोषी, ब्राह्मण या वैश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बौद्ध की कथा में देखते हैं उनको। और चौथा है धीरोद्धत कहते हैं जिसे हमें, वो प्रचंड स्वभाव का होता है, जैसे कि राम कथा में हम रावण को यहाँ पर मान सकते हैं, या फिर कृष्ण कथा में कंस को मान सकते हैं, जो कि प्रचंड स्वभाव का होना चाहिए। यदि वह नायक है तो धीरोद्धत कहलाएगा। तो यहाँ 4 प्रकार के नायक हैं या नेता हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तीसरा बिंदु है वह है रस, जो कि मुख्य है। यदि हम भरत मुनि की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्णन उन्होंने इसी का ही किया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसकी अनिवार्यता मानी गई है कि यदि किसी कथानक में रस नहीं है तो फिर वो काव्य ही नहीं है। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि नाटक के रस को वही ग्रहण कर सकता है जो सहृदय हो। सहृदय यानी पाठक या श्रोता से है ना। नाम सहृदय क्यों दिया गया ये भी सुन लीजिए, ये नाम बार बार आएगा भारतीय काव्य शास्त्र में, तो आपको जान लेना चाहिए सहृदय वह है जो पाठक या श्रोता है, यानी जो उस सामने वाली कृति को, वो कुछ भी हो सकती है, नाटक हो सकती है, कविता हो सकती है, उपन्यास हो सकती है, कहानी हो सकती है, उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाह रहा है जैसा कि लेखक उसको दिखाना चाह रहा है। तो इस लिहाज से उसका नाम सहृदय है, जो रस को ग्रहण करने की इच्छा रखता है और जिसे नाटक में रुचि भी है, वही नाटक के रस को वास्तव में ग्रहण भी कर सकता है।
वैसे तो नवरसों में से 8 रस का ही परिपाक होता है। शांत रस नाटक के लिए निषिद्ध माना जाता है। वीर या श्रृंगार में से कोई एक नाटक का प्रधान रस भी हो सकता है। कुछ नाटकों का प्रधान रस जो है और भी बहुत सारे, जब जिन भी आप नवरसों के बारे में पढ़ेंगे तो वीर श्रृंगार के अलावा भी बहुत से प्रधान रस हैं जो नाटकों के प्रधान रसों के रूप में आए हैं। लेकिन शांत रस सामान्यतः नाटक के लिए निषिद्ध माना गया है। ये बात कर रहे हैं हम भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा की। आधुनिक काव्यशास्त्रीय परंपरा में ऐसा नहीं है। अब अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, अभिनय, जो कि प्रमुख बिंदु है। वो नाटक को अन्य विधाओं से अलग करता है, यानी नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसमें ये तत्व पाया जाता है। रंगमंच पर नेता या नट, जो भी नायक जिसे हम कहते हैं, द्वारा अपने अंगों का प्रयोग करना होता है और साथ ही अपने दर्शक के साथ अपनी तारतम्यता भी बनाए रखनी होती है। इसके लिए उस नायक को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। या तो वाचिक अभिनय होगा, या आंगिक होगा, या आहार्य होगा, या सात्विक होगा, है ना। हम जब रस का वर्णन करते हैं तो अनुभवों में भी इस प्रकार से इनका वर्णन आपको पढ़ने में आएगा। तो वाचिक से मतलब है या तो उसको कुछ बोल के समझाना है। आंगिक सिर्फ बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके अपने अंगों का संचालन भी, यानी अपने जो हम कह सकते हैं उसके कथोपकथन है, यानी उसके डायलॉग्स हैं, उसके साथ उसका अंगिक संचालन यानी अंग द्वारा भी अपनी बात को समझाना है। तीसरा है आहार्य यानी परिधान, यानी उसकी वेशभूषा भी उसी प्रकार होनी चाहिए जो उसके चरित्र से मेल खाती हो, यानी जैसा चरित्र उसको मिला है उस चरित्र से मेल खाता हुआ परिधान उसका जो है वो आहार्य कहलाता है, जो भी अभिनय में एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं भूमिका निभा रहा है। चौथा जो अभिनय का कार्य है वह है सात्विक, यानी हृदय से, हाव भाव से, अपने अनुभवों से और हृदय से जो प्रदर्शन करना चाहता है। यदि उसकी बोली में वो भाव नहीं है तो जो लेखक बोलवाना चाहता है उस चरित्र के माध्यम से, जो संवाद करना चाहता है, वो सहृदय तक नहीं पहुंच पाता। यानी इन चारों ही बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है और चारों ही कार्यों का उसको अभिनय करने के लिए प्रयोग भी करना होता है। यह जो अभिनय है ये नाटक के तत्व के रूप में प्रधान तत्व माना जाता है और यही इसका प्रधान गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संबंध में नाटककार को रूप, आकार, दृश्यों की सजावट, संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ख्याल रखना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता सन्निहित रहती है। अब हम बात करते हैं नाटक के आधुनिक दृष्टिकोण से नाटक के प्रमुख तत्वों की। बिल्कुल मिलते जुलते से हैं, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। प्रथम है कथा वस्तु। कथा वस्तु को नाटक का प्लॉट कहा जाता है, जिसका आधार यही नाटक का आधार या उसकी भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध या प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, या हम कहें कि यदि कहानी को ले लीजिए, उपन्यास को ले लीजिए या नाटक को ले लीजिए, इनमें कथा तत्व प्रमुख है। और नाटक में भी क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है इसलिए कथानक इसका अनिवार्य अंग है। भारतीय आचार्यों ने भी 3 प्रकारों की, जैसे मैंने ऊपर को बताया था आपको 3 प्रकार की होती है, यहाँ पर भी प्रख्यात जैसा कि आपको बताया पहले इतिहास या पुराण से प्राप्त होती है, और उत्पाद्य जो है कल्पनाश्रित होती है, और मिश्र दोनों का मिश्रण है। इन कथा आधारों के बाद नाटक की मुख्य तथा गौण प्रासंगिक भेदों में भी इसे बांटा जा सकता है, यानी मुख्य कथा और गौण कथा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पताका प्रक्रिया इस प्रकार चलती है जो कि मुख्य कथा और गौण कथा होती है। काफ़ी मिलते जुलते हैं दोनों ही प्रकार के तत्व, इसलिए पहचानने में आपको ज़्यादा जटिलता नहीं होगी। इसके अलावा 5 कार्यावस्थाएं, आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 कार्यावस्थाएं भी होती है। और नाटक में 5 संधियां भी होती है जिनकी चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। तो अभी सिर्फ हम यहाँ कथा वस्तु की बात करते हैं कि कथा वस्तु नाटक को अपनी नाटककार को इस प्रकार उसमें पात्र योजना और घटनाओं की संगति बिठानी चाहिए कि कार्य व्यापार अच्छे ढंग से हो सके, और ऐसे प्रसंग नहीं रखने चाहिए जो मंच के लिए उपयोगी ना हो। यदि कुछ प्रसंग आवश्यक हैं तो भी नाटककार को उसकी सूचना कथा में देनी चाहिए। और इसकी जो कथा वस्तु है वो एक प्रकार से पौराणिक और जिसे मैंने कहते हैं प्रख्यात, है ना, और उत्पाद्य का मिश्रण होनी चाहिए, यानी मिश्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरा प्रमुख तत्व है पात्र।
नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है और समाज को उचित दिशा में ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शीलवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए, किंतु आज नाटकों में जो हम वर्तमान के देख रहे हैं नाटक, उसमें किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र, कोई ऐसा भी व्यक्ति नायक हो सकता है जो बिल्कुल ही समाज में परित्यक्त है, दलित है, या जिस पर दृष्टि नहीं गई है आज तक, वो ऐसा कोई भी पात्र भी उसका नायक हो सकता है। तो कोई भी पात्र नाटक में लिए जा सकते हैं। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो उस कथानक को गतिशील बनाए, यानी उसकी जो घटनाएं हैं उसको गति देने में सहायक हो और नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक हो। उनका सजीव, प्रभावशाली होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि नाटक की जान होता है। जैसे हमने प्राचीन में देखा था, नायक के प्रकार थे 4 प्रकार के, तो इस तरह के नायकों को ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आम जनता से ऐसे लोगों को नायक के रूप में उठाया जा सकता है और विभिन्न पात्रों के रूप में उठाया जा सकता है जो उसके इर्द गिर्द हो, जिस पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई हो और जो वर्तमान समय में प्रासंगिक हो। अगला हमारा तत्व है उद्देश्य। सामाजिक के हृदय में रस का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्राय सभी नाटक सुखांत रहे हैं। लेकिन पश्चिम नाटककार जो थे, उन्होंने और साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा, उसे अपनाया, और उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो दुखांत लिखे गए हैं। किंतु सत्य है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत में मन खिन्न हो जाता है, अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन जितने भी यथार्थवादी नाटक हैं वो दुखांत होते हैं, और यदि हम प्रसाद जी के नाटकों को देखें तो वो प्रसादांत होते हैं। प्रसादांत से मतलब है जहाँ अंतिम फल का भोक्ता जो है वो नायक नहीं होता। अंतिम फल का भोक्ता यानी जो सुखांत नाटकों में हुआ करता है कि जो, जैसे हम एक अगर सामान्य सा नाटक याद करें, रामलीला जो आम जनता ने देखी है, जिसमें अंत में अंतिम फल का भोक्ता नाटक का नायक जो राम, श्री राम है, वे होते हैं। लेकिन जो प्रसादांत है उसमें न वो सुखांत है न दुखांत है, वो प्रसादांत कहते हैं। जैसे हम अगर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी या किसी को भी पढ़ेंगे तो उसमें अंतिम फल का भोक्ता नायक नहीं दिखाई देता। कुछ नाटक जो नवीन युग में लिखे जा रहे हैं, आधुनिक युग में, वे दुखांत नाटक है, उन्हीं का प्रचार ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण पर लिखे जाते हैं तो बहुत अधिक संभावना है उनके दुखांत होने की। अगला तत्व है भाषा शैली। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध तो होनी ही चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके तथा दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े। नहीं तो फिर रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। जहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होगा वहाँ रस निष्पत्ति में बाधा पहुंचेगी। अतः नाटक की भाषा युगानुकूल होनी चाहिए और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए, साथ में सरल और स्पष्ट रूप में प्रवाहित होने वाली होनी चाहिए। अगला तत्व है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग के अनुरूप विशेष सतर्क दृष्टि रखनी होती है, उस विशेष रूप से सतर्कता बरतनी होती है। पश्चिमी नाटकों में देश काल के अंतर्गत संकलन त्रय यानी समय, स्थान और कार्य, ये बहुत बार पूछा जाता है, संकलन त्रय किसे कहते हैं? समय, स्थान और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है, जहाँ पर कम समय में यानी एक ही समय का, एक ही स्थान का और एक ही प्रकार के कार्य का वर्णन बहुत कुशलता से किया जाए। वस्तुतः ये तीनों ही तत्व जो है वे यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहाँ रात भर चलने वाले लंबे नाटक हुआ करते थे और दृश्य परिवर्तन होने की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख ना होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य और सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, तत्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती है। उनकी भाषा भी उसको देख करके ही बनाई जाती है। और यदि हम ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश कर रहे हैं तो भी हमको वहाँ के देश काल वातावरण का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे यदि वर्णन चल रहा है या कथानक चल रहा है गुप्त
काल का और हम जो उनकी भाषा दिखा रहे हैं, वेशभूषा दिखा रहे हैं, वो मुगल काल की दिखा रहे हैं, तो आपस में जो है उनकी संगति नहीं बैठती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे रस निष्पत्ति में बाधा पहुंचेगी। अगला तत्व है संवाद, यानी कथोपकथन जिसे कहा जाता है। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं होता। वह संवादों के द्वारा ही अपनी बात कह सकता है, वस्तु का उद्घाटन कर सकता है, पात्रों के चरित्र का विकास कर सकता है। अतः उसके संवाद जो है सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होगी, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी भाषा अलग तत्व है और संवाद अलग तत्व है। नीर सत्ता के निवारण तथा पात्रों की मनोभावों की मनोकामना के लिए कभी कभी स्वगत कथन या गीति की योजना भी की जाती है। हम प्रसाद जी के नाटकों में देखते हैं स्वगत कथन लंबे लंबे, और इसी कारण से उसमें रंगमंचीयता का अभाव देखने को मिलता है और ये आरोप भी लगता है उन पर कि वो रंगमंच के अनुकूल नहीं है। इसलिए संवाद जो छोटे होने चाहिए, चरित्र के अनुकूल होने चाहिए, समय के अनुकूल, देश काल वातावरण के अनुकूल और सरल तथा सुबोध होने चाहिए। अंत के दो तत्व जो है रस और अभिनय ही है। यानी रस जो हम पहले पढ़ चुके हैं बिल्कुल उसी प्रकार है। नवरसों के माध्यम से हमें किसी भी एक या दो रसों को प्रधान रस के रूप में रखा जाता है और शेष सभी जो है उसके सहयोगी रसों के रूप में आते हैं। जो प्रधान रस होता है उसे अंगिरस भी कहा जाता है। दूसरा अंतिम जो है वो अभिनेयता, यानी नाटक की प्रमुख विशेषता है जो नाटक को नाटक तत्व प्रदान करती है, और यही वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। और इसी से यह जो कथानक है पूरा नाटक बन पाया है। तो इसमें परिधान का, संतुलन का, प्रकाश व्यवस्था आदि सभी का ध्यान रखना पड़ता है। और वाचिक अभिनय सामान्यतः जो है वो रेडियो नाटकों में देखने को मिलता है। यदि हम रेडियो नाटक सुनते हैं तो उसमें संवादों के माध्यम से ही अभिनय है ना। यदि उसमें संवाद, हाव भाव या पीछे जो ध्वनि संयोजन है अगर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सुनने वाला ही है ना, उसके पास श्रोता ही है, उसके पास दर्शक नहीं है। जो श्रोता ही है तो वो सिर्फ कानों के माध्यम से ही सुन करके हर पूरी कथानक का अनुमान लगा पा रहा है। तो यहाँ संवादों के माध्यम से पूरा का पूरा अभिनय चलता है। और यदि आंगिक अभिनय है जो शरीर से किया जाने वाला है तो बिल्कुल ही आसानी से दर्शक उसको मिल जाते हैं और बड़ी आराम से वो अपना अभिनय, अपनी बात कह पाता है और सहृदय तक अपनी बात पहुंचा पाता है। जो आहार्य यानी वेशभूषा, मेकअप, स्टेज विन्यास, प्रकाश व्यवस्था आदि सभी आहार्य अभिनय में आती है। तो हम देखते हैं कई मूक अभिनय भी होते हैं जहाँ पर सभी कुछ जो है आंगिक अभिनय और आहार्य अभिनय से ही सारी बात संप्रेषित होती है। तो इसकी भी बहुत महत्ता है। चौथा सात्विक अभिनय जो अंतरात्मा से किया जाता है, उसमें ज़्यादा आहार्य की भूमिका नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल परिपाक रस का वर्णन किया जा सकता है सात्विक अभिनय के द्वारा। तो इस प्रकार इन सभी नाटक के तत्वों का वर्णन किया और हमने इनको दो भागों में बांटा, भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार और दूसरा था आधुनिक काव्यशास्त्र के अनुसार। इन दोनों का ही परीक्षा में प्रश्न बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। इसके अलावा हम संधियाँ, कार्यावस्थाएं आदि, अर्थ प्रकृतियाँ, इन सभी का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।